गरीब मोची लड़के के सामने झुक गई। करोड़ती लड़की सच जानकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, सुबह की रोशनी जैसे ही कस्बे पर फैलती थी। सड़क किनारे बरगद के नीचे बैठा राघव अपनी छोटी सी मोची की दुकान में काम में जुट चुका होता था। 20-22 साल का ये लड़का गरीबी से नहीं, अपनी मेहनत और इज्जत से पहचाना जाता था। लोग उसे अक्सर गरीबी की नजर से देखते थे, लेकिन राघव खुद को कभी गरीब नहीं मानता था। उसकी मां ने उसे बचपन में ही सिखाया था, बेटा, जिंदगी की कमाई जेब में नहीं दिल में होती है। पिता की मौत के बाद उसने स्कूल छोड़ा, लेकिन सपनों को नहीं। जूतों को जोड़ते जोड़ते जिंदगी भी जोड़नी सीख ली। उधर शहर का दूसरा छोर था चौधरी मिशन। वहां रहती थी रश्मिका चौधरी, करोड़पति कारोबारी की इकलौती बेटी, जो महंगे कॉलेज में पढ़ती थी, ब्रांडेड कार में घूमती थी और जिसकी दुनिया में गरीबी सिर्फ किताबों और समाचारों तक ही सीमित थी। उसकी सुंदरता, सलीका और आत्मविश्वास देखकर लोग कहते, ये लड़की किसी राजकुमारी से कम नहीं। रश्मिका अहंकारी नहीं थी, लेकिन उसकी परवरिश ने उसे उन लोगों से दूर रहना सिखाया था जो उसकी दुनिया से बाहर थे। वो सड़क किनारे खड़े होकर शायद ही कभी किसी गरीब को देखती, या शायद देखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन किस्मत को कभी किसी की सीमा पसंद नहीं आती। वो दोनों को एक ही मोड़ पर ला खड़ा करती है। उस दिन शहर में अचानक बारिश आ गई। लोग भागकर दुकानों में छुपने लगे। रश्मिका कॉलेज से लौट रही थी। कार का ड्राइवर कहीं दूर था और बारिश से बचने की कोशिश करते करते उसकी महंगी सैंडल की पट्टी टूट गई। वो झुंझलाकर सड़क किनारे देखती है। कोई समाधान नहीं, बस एक मोची की दुकान। वो कुछ पल के लिए संकोच में खड़ी रही। इतनी भीग चुकी थी कि खुद अपनी ही अमीरी पर हंसी आ गई। वो अपने कदमों से अरुण की दुकान की ओर बढ़ी। राघव ने सिर उठाया, उसे देखते ही खड़ा हो गया। उसकी आदत थी, किसी भी ग्राहक को बैठने के लिए स्टूल आगे कर देता था। लेकिन इस बार वो रुक गया। ये चेहरा उसने कभी पास से नहीं देखा था। महंगे कपड़े, भीगे बालों में चमक और आंखों में हल्की सी घबराहट। राघव विनम्रता से बोला, मैडम, सैंडल खराब हो गई है, क्या मैं दे दूं? रश्मिका ने पहली बार किसी गरीब मोची को इतने सम्मान से बात करते सुना। वो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन कुछ कहे बिना सैंडल उसकी तरफ बढ़ा दी। राघव सैंडल ठीक करने लगा। उसके हाथ तेज भी थे और बेहद सावधान भी। बारिश की बूंदें उसकी उंगलियों पर गिरती और वो बिना शिकायत किए काम करता चला जाता। रश्मिका चुपचाप उसे देख रही थी। वो उम्मीद कर रही थी कि ये लड़का गंदा, रूखा, असभ्य होगा, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सी शालीनता थी जो अक्सर अमीरों में भी नहीं मिलती। कुछ ही मिनटों में अरुण ने सैंडल ठीक कर दिया। वो बोला, मैडम, अब ये टूटेगी नहीं, बस ध्यान रहे ज्यादा पानी में न बहनेगा। रश्मिका ने धीमे स्वर में पूछा, आपका नाम क्या है राघव? उसने मुस्कुराकर कहा। फिर सैंडल उसे देते हुए बोला, चीज टूटना बुरा नहीं होता, टूटकर फिर से जुड़ जाना असली जीत होती है। रश्मिका के कदम रुक गए। एक मोची और इतनी गहरी बात। उसके चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए विस्मय फैल गया। वो पैसे देने लगी, लेकिन राघव ने तुरंत कहा, छोटा काम था मैडम, जितना ठीक लगे दे दीजिएगा, मेरे लिए आपकी मुस्कान ही काफी है। रश्मिका ने पहली बार महसूस किया कि किसी गरीब की बात सुनकर दिल क्यों भारी हो रहा है। वो वहां से चली तो गई, लेकिन उसकी कार के शीशे पर पानी की बूंदों से ज्यादा उसकी आंखों में राघव की सादगी का धुंधलापन छा गया। अगले दिन कॉलेज जाते हुए वो उसी रास्ते से गुजरी। क्यों, वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही उसने राघव को दुकान पर बैठे देखा, दिल में कुछ हल्का सा हिल गया। रश्मिका कार की रफ्तार कम कर देती है, लेकिन कार आगे निकल जाती है। उसकी नजर राघव पर ही अटकी रह जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश फिर हुई। इस बार कोई सैंडल नहीं टूटी, लेकिन रश्मिका खुद ही अरुण की दुकान पर पहुंच गई। बहाना था, हील ढीली है। राघव ने चेक किया और मुस्कुराकर बोला, मैडम ही नहीं, आप थकी हुई लग रही है। रश्मिका चौंक गई।
कोई उसे इस तरह पढ़ सकता है, उसने सोचा भी नहीं था। आने वाले दिनों में वो बार बार उस दुकान से गुजरने लगी, कभी बहन, कभी सच्ची वजह, लेकिन राघव की शांत मुस्कान उसका पीछा नहीं छोड़ती। पर किस्मत ने जैसे दोनों को पास लाना शुरू कर दिया था, वैसे ही दूरी का पहला पत्थर भी रख दिया। रश्मिका के पिता को किसी ने बता दिया कि उनकी बेटी एक मोची से बात करती है, और एक शाम जब सूरज ढल रहा था, बरगद के पेड़ के नीचे राघव अकेले जूते पॉलिश कर रहा था। तभी महंगी कार उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खोला और बाहर उतरे चौधरी साहब। उनकी आंखों में गुस्सा और दिल में नफरत था। चौधरी साहब राघव की तरफ बढ़ते हैं और दुकान के सामने खड़े होकर कहते हैं, तू ही है वो जो मेरी बेटी से बात करता है। चौधरी साहब की आवाज सुनकर राघव चौंक तो गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बस एक हल्की सी विनम्रता थी, जैसे उसने जीवन में इतना अपमान पहले भी सहो कि अब किसी की कठोरता उसे चुभती ही नहीं। उसने धीरे से कहा, जी साहब, मैं राघव हूं। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। चौधरी साहब की आंखों में तिरस्कार की आग भड़क उठी। उन्होंने दुकान के आसपास नजर दौड़ाई। टूटा हुआ स्टूल, छोटा सा बक्सा, जूते पॉलिश की डिबिया। फिर बोला, मेरी बेटी करोड़ों की मालकिन, और तू? उनकी आवाज में इतनी नफरत थी कि राह चलते लोग भी ठिठक गए। राघव ने सिर झुका लिया। वो समझ गया था कि बात किन्हीं जूते की मरम्मत या बहाने की बातचीत की नहीं है। बात उस खाई की है जो समाज ने अमीर गरीब के बीच खड़ी कर रखी है। रश्मिका कार में बैठी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता राघव का अपमान करें, लेकिन उसका विरोध करना भी उसके बस में नहीं था। चौधरी साहब ने आगे कदम बढ़ाया और राघव के बिल्कुल सामने आकर बोले, मेरी बेटी के पास जाने की हिम्मत कैसे हुई? सड़क किनारे बैठने वाला आदमी मेरे घर की ओर आंख उठाकर भी देखे, ये भी मैं बर्दाश्त नहीं करता। राघव ने धीमे स्वर में कहा, साहब, मैंने आपकी बेटी से कभी सीमा लांघ कर बात नहीं की। जो भी बोला सम्मान में बोला, लेकिन इन शब्दों ने आग में घी डाल दिया। चौधरी साहब ने जेब से नोटों की गड्डी निकालकर जमीन पर फेंक दी। नोट हवा में उड़ते हुए अरुण के पैरों पर आ गिरे। ले ये ले, और मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जा तू। जैसे लोग अमीर घरों की लड़कियों के आसपास घूमकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तू भी वही कर रहा है ना? भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। राघव ने नोटों को उठाने की कोशिश भी नहीं की। उसने बस एक पल के लिए आसमान की ओर देखा, जैसे भगवान से पूछ रहा हो, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, साहब, मेरा काम जूते जोड़ना है, रिश्ते तोड़ना नहीं। आपके पैसों से मैं अपनी इज्जत नहीं खरीद सकता। यह सुनकर चौधरी साहब का चेहरा और लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कार का दरवाजा पटका और अंदर बैठ गए। रश्मिका ने आखिरी बार अरुण की तरफ देखा। उसकी आंखें कह रही थी, मैं माफी चाहती हूं, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल सकी। कार तेजी से आगे बढ़ गई और धूल उड़ गई। उस धूल में राघव कुछ देर तक खड़ा रहा। नोट अब भी जमीन पर पड़े थे, नम भीगे, लेकिन चमकदार। राघव ने उन्हें उठाया नहीं। उसने बस झुककर उन्हें हवा से उड़ने से रोकने के लिए एक ढेला रख दिया, ताकि कोई दूसरा उठा ले। उस रात वो बहुत देर तक दुकान बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दर्द वही था जो उसने बचपन से सहा था, गरीबी का नहीं, अपमान का। लेकिन कुछ दिनों में एक अजीब बदलाव आया। रश्मिका अब पहले की तरह नहीं थी। वो कॉलेज जाती थी, लेकिन मन नहीं लगता था। किताब खोलती पर अक्षर धुंधले दिखते। कभी खिड़की के बाहर देखते देखते पूरा व्याख्यान खत्म हो जाता। कभी कैफेटेरिया में बैठी बैठी खुद से ही सवाल करने लगती, मैंने क्या गलत किया? क्यों उस लड़के को देखकर मुझे अपना चेहरा छोटा लगने लगा? उसके मन में एक अजीब सी कसम साहट थी। वो अमीर थी, लेकिन पहली बार उसने जाना कि अमीरी कितनी बेकार होती है जब दिल बेचैन हो। अगले हफ्ते वो फिर उसी रास्ते से गुजरने लगी।
लेकिन इस बार कार की गति धीमी नहीं होती थी। रश्मिका खुद को रोक लेती थी, लेकिन दिल वो नहीं मानता था। एक दिन उसने हिम्मत की और कार रुकवाई। राघव अपनी दुकान के सामने बैठा था और सूरज ढलने को था। रश्मिका कार से उतरी और उसकी तरफ बढ़ी। राघव ने उसे देखा तो थोड़ा सा गया, लेकिन फिर सम्मान से खड़ा हो गया। रश्मिका ने कहा, मुझे आपसे बात करनी है। राघव ने सिर झुकाया। मैडम, मैं आपकी किसी परेशानी का कारण बन गया हूं तो माफी चाहता हूं। रश्मिका की आंखें भर आई। वो बोली, परेशानी नहीं, मुझे तकलीफ है, घर में भी, दिल में भी। पापा ने जो किया वो गलत था और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। राघव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो भीगी थी, लेकिन उनमें अहंकार की एक भी बूंद नहीं थी। वो बोला, मैडम, सबका अपना अपना संसार होता है। आपके पापा अपने संसार की रक्षा कर रहे थे। मेरा संसार बस इतना है कि किसी को दुख ना दूं। रश्मिका कुछ देर चुप रही, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, क्या आपको लगता है कि इंसान को उसकी हैसियत से परखा जाना चाहिए? राघव मुस्कुरा दिया, वही शांत, गहरी और समझदार मुस्कान जो वो हमेशा देता था। वो बोला, हैसियत जेब में होती है मैडम, और इंसानियत दिल में। दोनों को एक साथ नापना गलत है। इन शब्दों ने रश्मिका को भीतर तक हिला दिया। उसे पहली बार लगा कि जिस लड़के को लोग मोची कहकर छोटा दिखाते हैं, वो असल में उनसे कहीं बड़ा है। लेकिन इस मुलाकात की खबर किसी तरह चौधरी साहब तक फिर पहुंच गई। रात के खाने पर उन्होंने गुस्से में हाथ की प्लेट पटक दी। रश्मिका, अब बस तुम्हें इस मोची के पास जाने की इजाजत नहीं है। तुम्हारी शादी अगले महीने फाइनल करनी है। रश्मिका का दिल धड़कना भूल गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन? लड़का? चौधरी साहब बोले, मेरे बिजनेस पार्टनर का बेटा करोड़ों की संपत्ति है। वही तुम्हारा आसमान है, सड़क पर बैठे मोची के पास नहीं। पहली बार रश्मिका ने अपने पिता की आंखों में झांक कर कहा, और मेरा अपना आसमान। क्या वो मायने नहीं रखता? लेकिन चौधरी साहब ने सुनना ही बंद कर दिया था उसे। रात रश्मिका खिड़की के पास बैठी थी। बारिश लगातार गिर रही थी, लेकिन उसके अंदर जो उथल पुथल थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। दिल कह रहा था राघव गलत नहीं है। दिमाग कह रहा था पिता की बात मानो, और समाज तो हमेशा ही शोर करता है। अगली सुबह वो बिना किसी को बताए कार लेकर घर से निकल गई। उसका मन बेचैन था। जरूरी था कि वो राघव से मिले, उसे समझे, उसकी इस सादगी के पीछे क्या कहानी है ये जाने। दोपहर के करीब राघव अपनी दुकान बंद करने ही वाला था कि अचानक उसने देखा एक कार उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और रश्मिका उतरी। भीड़ ने फिर फुसफुसाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार रश्मिका को परवाह नहीं थी। वो धीरे धीरे अरुण के पास आई और बोली, मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। राघव ने चारों तरफ देखा, फिर दुकान का छोटा सा पर्दा गिरा दिया। दोनों अंदर खड़े थे एक छोटी सी जगह में, लेकिन आज उनके बीच की दूरी सबसे कम थी। रश्मिका ने एक गहरी सांस ली। राघव, मैं जानना चाहती हूं कि आप इतने शांत क्यों रहते हैं? किसी भी अपमान पर आप तिल मिलाते क्यों नहीं? आपका अतीत क्या है? राघव कुछ क्षण चुप रहा, फिर स्टूल पर बैठ गया और धीमे स्वर में बोला, मैडम, कुछ बातें इंसान नहीं बताता, समय बताता है, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है। उसने पहला सच बताया, मैंने 12वीं टॉप किया था। मुझे एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। सपना था इंजीनियर बनने का। रश्मिका हौले से चौंकी। एक मोची टॉपर, राघव ने आगे कहा, लेकिन उसी साल मेरे पिता की मौत हो गई। घर चलाने वाला कोई नहीं था। मां बीमार थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी। यूनिवर्सिटी की फीस बेचकर मां का इलाज करवाया। रश्मिका की आंखें भर आई। वो धीमी आवाज में बोली, और आपकी मां? राघव ने उसकी ओर देखा। मां को जिस अस्पताल में भर्ती कराया था, वहां एक डॉक्टर की लापरवाही ने सब खत्म कर दिया। मेरी शिकायत दबा दी गई। मैं अकेला था, गवाही देने वाला भी कोई नहीं।
और जिस अस्पताल में ये सब हुआ उसे अस्पताल का मालिक। वो बोलते बोलते रुक गया। कुछ सेकंड बाद बोला, आपके पिता की ही चेन का था। रश्मिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होंठ कांपने लगे। क्या क्या कह रहे हो? राघव ने धीरे से कहा, मैंने किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं की। बस जिंदगी ने जितना तोड़ दिया उतना जोड़कर आगे बढ़ाने लगा। रश्मिका की आंखों से आंसू बह पड़े। उसने अपनी हथेली से चेहरा ढक लिया। मेरे पापा ने यह किया। उन्होंने किसी गरीब की शिकायत दबा दी और मैं सोचती रही कि अमीरी से इंसान बड़ा बन जाता है। राघव ने उसके कंधे पर हाथ नहीं रखा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैडम, बुराई किसी घर की नहीं होती, किसी इंसान की होती है। आप उस गलती की वजह नहीं है और मैं आपके पिता से नफरत भी नहीं करता। मेरे अंदर इतनी जगह ही नहीं है। उसकी बात ने रश्मिका को भीतर तक हिला दिया। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं इस दुनिया में पैदा होने से पहले क्यों नहीं जान पाई कि इंसानियत अमीरी से बड़ी होती है? उसने रोते हुए कहा। राघव ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कभी कभी भगवान किसी को ऊंचाई इसलिए देता है ताकि वो समझे कि नीचे खड़े लोग कितनी मजबूती से जीवन काटते हैं। उस पल रश्मिका को लगा वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं बल्कि सबसे गरीब इंसान है, क्योंकि उसके पास मन की शांति नहीं थी, सच्चा दिल नहीं था और वो इंसानियत का अर्थ भी नहीं समझ पाई थी। वो कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, राघव, मैं अपने पापा से बात करूंगी। सच बताऊंगी क्या आप? इसके पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, दुकान के बाहर कार के हॉर्न की तेज आवाज गूंज उठी। एक भारी तीखी आवाज आई। रश्मिका दोनों चौंक गए। रश्मिका ने पर्दा हटाया। बाहर खड़े थे चौधरी साहब, गुस्से से कांपते हुए। उनके पीछे 2 आदमी भी थे। चौधरी साहब चिल्लाए, मैंने कहा था ना इस लड़के के पास मत आना। और तू? उन्होंने राघव की तरफ उंगली उठाई। तूने फिर हिम्मत कैसे की मेरी बेटी को छूने की? उसके पास खड़े होने की भी भीड़ जमा होने लगी। लोग कानाफूसी कर रहे थे। हवा में तनाव घुल गया था। रश्मिका ने साहस जुटाकर कहा, पापा, बस इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। आपने गलत किया है, बहुत गलत। चौधरी साहब गरजे, रश्मिका, कार में बैठो। लेकिन रश्मिका नहीं। चौधरी साहब गुस्से से कांपते हुए राघव की तरफ बढ़े। उनकी आवाज भीड़ के शोर से ज्यादा तेज थी। आज और अभी फैसला होगा। मेरी बेटी के सामने खड़े होने की हिम्मत तू कैसे कर सकता है? राघव बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, कांपा नहीं, पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी लड़ाई में नहीं बल्कि किसी सच के सामने खड़ा हो। रश्मिका तुरंत दोनों के बीच आ गई। उसने पहली बार पूरे साहस के साथ कहा, पापा, राघव ने कुछ गलत नहीं किया। गलत हुआ है तो सिर्फ उसके साथ, और वो भी आपकी वजह से। भीड़ में कानाफूसी बढ़ी। लोग हैरान थे कि इतने बड़े आदमी की बेटी खुलेआम उनका विरोध कर रही है। चौधरी साहब चीखे, तुम मेरे खिलाफ जाओगी? मेरे ही घर में मैंने तुम्हें पाला और आज तुम इस मोची के लिए खड़ी हो गई। रश्मिका के आंसू छलक पड़े पर उसकी आवाज नहीं टूटी। हाँ पापा, अगर अमीरी हमें छोटा दिल सिखाए तो ऐसी अमीरी से बेहतर है राघव की गरीबी। उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन इंसानियत है, इज्जत है और दिल है। राघव ने धीरे से कहा, मैडम, कृपया अपने पिता से ऐसे नहीं। राघव। रश्मिका ने उसकी बात काटी। आज अगर मैं चुप रही तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। चौधरी साहब का चेहरा लाल पड़ गया। उन्होंने राघव की कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव ने बहुत नम्रता से उनका हाथ रोक दिया। साहब, मैं आपकी बेटी के बराबर खड़ा होने लायक नहीं हूं, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन मैंने कभी सीमा पार नहीं की। मैंने कभी उसे बहकाया नहीं, बुलाया नहीं। वो खुद आई क्योंकि उसे इंसानियत दिखाई दी, अमीरी नहीं। उन शब्दों ने जैसे हवा की दिशा बदल दी। भीड़ खामोश हो गई। कुछ पल बाद रश्मिका ने अपने पिता के सामने खड़े होकर कहा, पापा, आपने कभी सोचा है कि आपने अपने खुद के हाथों से कितनी जिंदगियां कुचली है? राघव की मां, उनका केस क्यों दबाया गया?
क्यों एक गरीब की आवाज को आपने नोटों से बंद कर दिया? चौधरी साहब अचानक स्तब्ध रह गए, जैसे किसी ने उनकी सबसे गहरी गलती का दरवाजा अचानक खोल दिया हो। रश्मिका, तुम्हें ये सब किसने बताया? उनकी आवाज अब पहले जैसी तेज नहीं थी, उलझी हुई, डरी हुई। राघव ने नहीं पापा, आपकी लापरवाही ने बताया। और ये सच ना आप झुठला सकते हैं ना मैं। कुछ मिनटों तक चौधरी साहब कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों में पछतावे की नमी थी, लेकिन अहंकार बरकरार था। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुमने इस लड़के के साथ रहने का फैसला कर लिया है तो फिर मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। रश्मिका का दिल एक पल को कांपा, लेकिन उसने धीरे धीरे अपना मोबाइल, पर्स और कार की चाबी पिता की तरफ बढ़ा दी। ठीक है पापा, अगर एक इंसान से प्यार करना गुनाह है तो मैं ये घर छोड़ देती हूं। पूरी भीड़ सदमे में थी। एक करोड़पति लड़की एक मोची की दुकान के सामने खड़ी और अपना घर छोड़ रही थी। वो राघव की तरफ मुड़ी। मैं अपने साथ कुछ नहीं लाई, लेकिन मैं खुद को लेकर आई हूं। क्या इतना काफी है? राघव कुछ पल के लिए जड़ हो गया। फिर उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान उभरी। मैडम, आप जितना मुझे ऊंचा समझती है, मैं उतना नहीं हूं। लेकिन अगर आपको सच में लगता है कि मैं आपकी खुशी का कारण बन सकता हूं, तो मेरे पास आपको रोकने का हक नहीं है। उस दिन से दोनों ने मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत की। राघव ने अपनी पुरानी दुकान को थोड़ा बड़ा किया। रश्मिका ने अपने पुराने कपड़ों को बेचना शुरू किया ताकि दुकान को नया रूप दे सके। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला, जहां गरीब बच्चों को जूते ठीक करना, बनाना और कमाना सिखाया जाने लगा। समाज पहले हंसा, फिर चौंका, फिर धीरे धीरे झुक गया। महीनों बाद एक शाम चौधरी साहब पहली बार उस इंस्टीट्यूट के दरवाजे पर आए। चुपचाप खड़े हुए। रश्मिका बाहर निकली तो उनकी आंखें भर आई। बेटी, मैंने बहुत गलतियां की क्या? क्या मुझे एक मौका मिलेगा? रश्मिका कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली, आप मेरे पिता है, पर मेरा गर्व राघव है। चौधरी साहब राघव के पास आए। उनकी आवाज टूट रही थी। बेटा, अगर माफ कर सके तो? राघव ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। साहब, मैं बदला लेने नहीं, बदलाव लाने आया हूं। उस पल जैसे सारी कड़वाहट पिघल गई और जिन दो दुनियाओं के बीच दीवार थी, वो दीवार टूटकर बिखर गई। राघव और रश्मिका की जिंदगी अब किसी परी कथा जैसी नहीं थी, लेकिन उसमें सच्चाई, संघर्ष, इज्जत और प्यार था, जो किसी भी महल की चमक से बड़ा होता है। दोस्तों, इंसान की हैसियत उसकी जेब से नहीं, उसकी नीयत से मापी जाती है। अमीरी कभी भी इंसानियत से बड़ी नहीं होती, और प्यार हमेशा वही मिलता है जहां दिल साफ हो, चाहे हाथ खाली ही क्यों ना हो। अब आपसे एक सवाल, क्या आज की दुनिया में भी सच्ची इंसानियत और सच्चा प्यार मौजूद है? आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही भावुक और सच से भरी कहानियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।